स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रीज। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज के इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, जो कि भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यस, अभी हम इस पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। इसे शुरू करने के पहले देखो भैया, बात ऐसी है, एग्जाम टाइम में मुझे पता है तुम सभी ये वीडियोस देख रहे हो। एग्जाम टाइम में मैं जानती हूँ कि बिल्कुल तुम चाहते हो कि एक ऐसा वीडियो मिल जाए जहां पर एंड टाइम पे तुम सारी चीजें पढ़ सको। बस इसीलिए तुम्हें ये सारे से लेक्चर्स, एक ही वीडियो वाले लेक्चर्स जो है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा कंप्लीट चैप्टर रिविजन, वो भी एक सिंगल वीडियो में। तो चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। और इसे शुरू करने के पहले मैं तुम सबको बता दूं कि अगर भाई आप में से बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट्स, अगर वो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास में बेटा किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर वे अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए उन्हें कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। एंड जितनी भी चीजें हम कवर करते हैं वो सब होती है अरेंज फॉर्मेट में, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सबके सारे डाउट करते हैं सॉल्व। ये कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी थी जो मुझे आप सभी को देनी थी, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट भी है। अब बात आती है कि ठीक है भाई, ये सारी जानकारी तो आप सभी ने जान ली है, ये सब पता चल चुका है आपको। बात आती है कि मैम अब आगे क्या करना है। अब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे शुरू करने के पहले एक छोटू सा ओवरव्यू तो बनता है ना, एक छोटू सा ओवरव्यू तो बनता है कि मैम इस चैप्टर में पहले तो ये बता दीजिए कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात बताती हूँ, चाहे तुम साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो किसी भी चैप्टर की जब भी शुरुआत करते हो ना, तो पहले तो उसकी ना मेन अपनी एनसीईआरटी में, जैसे मैं तुम्हें चैप्टर ओवरव्यू दे रही हूँ ना, वैसे ही जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें चैप्टर ओवरव्यू दे रही हूँ, ऐसे ही तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी ओपन करना है, उसमें जो मेन हेडिंग्स है ना उसे देखना है। और अगर तुम खुद से ये नहीं कर सकते हो तो मैं हूं तुम्हारे लिए। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जितने भी तुम्हें प्रोवाइड हुए हैं, ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं, है ना। तो सभी में स्टार्टिंग में तुम्हें बताया जाएगा हर सब्जेक्ट में कि तुम्हें क्या क्या चीजें उसमें कवर करनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। जैसे मेरी बात सुनो, अब बात है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मिश्रण क्या है, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम जानेंगे इसमें मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या है, जहां मैं तुम्हें मिश्रण के प्रकार बताऊंगी। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, मैंने जब सेशन लिया था, मैंने तुम्हें इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस दी थी, तो मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा जो मिश्रण है वो मेनली दो प्रकार के, दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है क्या बेटा, विषमांगी मिश्रण। इसी के साथ विलयन क्या है यानी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, विलयन की सांद्रता के बारे में जानेंगे। निलंबन क्या है इसके बारे में जानेंगे। कोलाइडल विलयन क्या होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अरे भाई, कई सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फिजिकली, केमिकली हर तरीके से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऐसे भी हैं जो केवल और केवल फिजिकली चेंज होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केमिकली चेंज होते हैं। एंड कई सारे बेटा एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली, केमिकली दोनों ही तरीके से चेंज होते हैं। उन सब पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देन हमारे डिस्कशन का पॉइंट होगा क्या, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है, जहां पर मैं आपको तत्व बोले तो क्या बेटा, एलिमेंट्स, है ना। तत्व बोले तो क्या बेटा, एलिमेंट्स। और फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी, यानी कि यौगिक क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। चलो, तो ये होती है कहानी, यहाँ से एक छोटू सा इंट्रोडक्शन शुरू होगा। पर एक चीज शुरू करने के पहले मैं तुम सबको ये बताना चाहती हूँ कि बेटा ये जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, लेकिन थोड़ा सा अरेंज्ड नहीं है, तो परेशान नहीं होना।
मैं हूं ना, मैं सारी चीजें तुम्हें अरेंज करके पढ़ाऊंगी, लेकिन मैम कैसे? चलो मैं बताती हूँ कैसे। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ने के पहले ये तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मैम ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या है, चलो इस पे हम चर्चा करते हैं। मैं एक चार्ट की हेल्प लेकर तुम्हें सारी चीजें समझाने जा रही हूँ। ओके, सो हमने हेडिंग क्या डाली है? हमने हेडिंग डाली है बेटा प्योर सब्सटेंस। क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला है कि हम पढ़ेंगे क्या? प्योर सब्सटेंस। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में ये कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। और एक चीज और, हमें शुद्ध पदार्थ हेडिंग ही नहीं डालनी, हम एक काम करते हैं इसे और डिटेल में पढ़ते हैं, डायरेक्ट शुद्ध नहीं पढ़ते हैं, हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। सो मैंने हेडिंग डाली है क्या बेटा? सब्सटेंस। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? सो हिंदी में जिसे हम पदार्थ बोलते हैं। ये जो सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है ना बच्चे, ये होते हैं दो तरीके के। अगर तुम्हें याद आ रहा हो सो मैंने तुम्हें सेशन में भी पढ़ाया है कि भैया ये जो पदार्थ हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? सो एक होते हैं क्या? प्योर सब्सटेंस, पहला पॉइंट तो ये हो गया। एंड दूसरा होता है क्या? सो दूसरा होता है बेटा इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? क्या कहा मैंने कि भैया एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें एक को हम क्या बोल देंगे हिंदी में? सो ये हमारा होगा बच्चे शुद्ध पदार्थ, एंड दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे बेटा? सो ये होगा हमारा अशुद्ध पदार्थ। क्लियर? ठीक है भैया, एक शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। सो दूसरा कौन सा होगा? अशुद्ध पदार्थ होगा। ये कहानी भी हम समझ गए। अब दिक्कत आती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो प्योर ही हैं, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास की सारी चीजें इम्प्योर ही हैं? तो ये कुछ जगह पर बोल रहे हैं कि मैम ये शुद्ध पदार्थ है और कुछ जगह पर बोल रहे हैं अशुद्ध है, तो हम कैसे जाने? एंड दूसरी चीज कि इसको समझेंगे कैसे? तो देखो, आपकी केमिस्ट्री का क्लास 9 का ये चैप्टर आपको यही सिखाएगा कि हर एक चीज जो आपके आसपास है, कई सारी चीजें जो आप मार्केट में लेने जाते हो, और जब आप मार्केट में लेने जाते हो तो भैया उस पर लिखा होता है ना 100% प्योर, यानी कि भैया 100% शुद्ध। तो वो हर वो सब्सटेंस जिस पर लिखा है कि 100% शुद्ध, तो वो शुद्ध ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ आपको गुस्सा आ जाएगी शायद सुन के, क्योंकि कई बार तो हम 100% प्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा भी पे कर देते हैं। भैया हमें अगर कोई चीज़ चाहिए, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, सो हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक्स्ट्रा भी पे आउट कर देते हैं कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ये प्योर होनी चाहिए, भले ही आप इसका एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा ले लो, जनरली ऐसा होता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने खरीदी है एक्स्ट्रा पे करके वो प्योर ही होगी, सो ऐसा नहीं भी होता है। तो मैम ये तो गलत बात है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो चलो पहले तो मैं यही बताती हूँ कि धोखा हो रहा है या नहीं। आपको कभी भी जानना हो कि कोई भी चीज प्योर है या इम्प्योर है, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। हर वो चीज बेटा जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी होगी ना, वही क्या कहलाएगी? प्योर सब्सटेंस। और हर वो चीज जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होगी, अनइक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्या कहा बेटा मैंने यहाँ पे आप सभी से कि भैया हर वो चीज जो किससे मिलकर बनी हो, तो सुनो सुनो सुनो, कौन से कलर यूज करूं? चलो ये करती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? हर वो चीज बेटा जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी है। क्या कहा मैंने? हर वो चीज बेटा जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी कि बेटा जो शुद्ध पदार्थ या शुद्ध कणों से मिलकर बनी हो, है ना। इक्वल पार्टिकल यानी कि बेटा जो इक्वल बोले तो समान लिखेंगे, हिंदी में समान लिखेंगे भैया। इक्वल पार्टिकल मतलब जो समान कणों से मिलकर बनी हो, पहला पॉइंट, है ना। जो समान कणों से मिलकर बनी हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर। और भैया हर वो चीज जो अनइक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी हो, अनइक्वल पार्टिकल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सो अनइक्वल पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा? सो ये हो जाएंगे क्या? असमान कण। क्लियर? इसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे? सो चलो मेरे साथ साथ लिखो,
ऐसे ही चार्ट बनाओगे तुम लोग, अलग से कोई चार्ट तुम्हें नहीं बनाना है। क्या बात है भाई, ऑटोमेटिकली इसके कलर चेंज हो गए, गुस्सा वुस्सा है क्या ये मुझसे? असमान कण, ठीक है। चलो भाई ये बात भी हो गई, समझ में आ गया तुमको? ओके, अब भाई हम कैसे जानेंगे मैम प्योर में क्या है, इम्प्योर में क्या है? तो सुनो 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 सुनो, मैं इसे कर रही हूँ डिवाइड, क्योंकि बेटा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि भैया जितने भी बेटा तत्व होते हैं एंड बेटा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ये सब ही क्या होते हैं बेटा? सो जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि भाई तत्व हैं, और जितने भी कंपाउंड्स हैं यानी कि क्या होते हैं बेटा? यौगिक। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और भैया फिर वहीं अगर बात आती है अशुद्ध की ना, सो बेटा इसमें हमेशा किसे पढ़ा जाता है? सो इसमें हमें पढ़ना होता है मिक्सचर को, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या होता है? मिक्सचर ही होता है, यानी कि क्या होता है बेटा? सो एक्चुअली में ये मिश्रण ही होता है। ठीक है भाई, हमने समझ गए, मैम ने आपको समझा दिया कि एक्चुअली में ये क्या होता है? मिश्रण होता है। लेकिन कौन सा मिश्रण होता है? अरे भैया एक होता है क्या? समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है क्या? विषमांगी मिश्रण। क्लियर? क्या कहा? एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है क्या? विषमांगी मिश्रण। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है भाई, ये तुमने जान लिया। अब बात आती है कि मैम एलिमेंट्स प्योर होते हैं? हाँ जी भाई, जितनी भी एलिमेंट्स है ना बेटा सब प्योर होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118। और इन 118 ही एलिमेंट्स में तुम्हें किसे पढ़ना होता है? सो यहाँ पर तुम पढ़ते हो धातु को, यहाँ पर तुम किसे पढ़ते हो? अधातु को, और यहाँ पर तुम किसे पढ़ते हो बेटा? सो यहाँ पर तुम पढ़ते हो उपधातु को, यानी कि भैया मेटल्स, यानी कि भैया नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ये सभी 118 एलिमेंट्स में आते हैं, ये सभी 118 तत्वों में आते हैं। ओके, सो हमने जान लिया कि शुद्ध पदार्थ सभी समान कणों से मिलकर बने होंगे और अशुद्ध पदार्थ सभी असमान कणों से मिलकर बने होंगे। फिर हमने जाना कि ठीक है, फिर जितने भी तत्व होंगे 118 तत्व, ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें सभी के सभी मेटल्स आ जाएंगे, नॉन मेटल्स आ जाएंगे, मेटलॉइड्स सब आ जाएगा। फिर मैम कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं, यौगिक भी प्योर होते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, तो वो तो तुम तीनों एग्जाम्पल से समझ गए, ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, अपनी फंडामेंटल या कह सकते हैं मूल रूप में होते हैं। मूल रूप मतलब जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इससे छोटा भी कुछ नहीं होगा, और जो ये है यही मेन होगा। और फिर बात आती है कंपाउंड्स की। सो बेटा जो कंपाउंड्स यानी कि यौगिक होते हैं ना, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। क्या कहा मैंने तुम सभी से कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना भैया, यानी कि जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, हमने ये चीज जान ली। चलो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये रहा एक कंपाउंड जो कि क्या है? H2O वाटर। ये क्या है बेटा? एक कंपाउंड यानी कि यौगिक जो कि क्या है? H2O वाटर है। अब ये कंपाउंड कैसे बना है? तो मैंने तुमसे अभी बताया ना कि भाई जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनते हैं। अब हमने देखा कि H2O वाटर किस एलिमेंट से मिलकर बना है, तो हमें पता चला कि भैया H2O की बात करते हैं, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही क्या बनता है? पानी बनता है। और हाइड्रोजन में भी फिक्स कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, यही आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? पानी का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसीलिए इसे प्योरेस्ट बोला है, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो कैसा होता है बेटा? सो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो कैसा होता है बेटा? सो वो होता है फिक्स, यानी कि कन्फर्म। सो H2O वाटर तुम्हें समझ में आ गया? इतने में तुम्हें कोई कंफ्यूजन, इतने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम? कंपाउंड्स यौगिक डन डना डन डन। चलो
नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ कि मैम हमें प्योर सब्सटेंस समझ में आ गए बेटर तरीके से। सारे बच्चे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप सभी को प्योर सब्सटेंस अच्छे से समझ में आ गए? आप लोगों को ये समझ में आ गया कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? क्या आप सभी जान चुके हैं कि तत्व और यौगिक दोनों ही इसके अंतर्गत क्यों आते हैं? और एग्जाम्पल समझ में आ गए। चलो फिर आते हैं अब हम क्या, मिश्रण की तरफ। मैंने बोला ना भैया, एक क्या है बेटा, समांगी मिश्रण है और दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, दोनों में अंतर कैसे होगा? सो बेटा समांगी और विषमांगी को समझने के लिए एक छोटू सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने लिया है क्या, शुगर, ठीक है, मैंने लिया है शुगर, शर्करा, और इसको किस में मिला दिया बेटा, पानी में। सो ये आपस में मिलकर हमें क्या देगा, अरे भैया यही आपस में मिलकर हमको दे रहा है एक सॉल्यूशन। यही आपस में मिलकर हमें क्या दे रहा है, एक सॉल्यूशन, यानी कि भैया क्या दे रहा है, एक विलयन दे रहा है। ठीक है, जहां पर एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, पहली बात तो कौन सी चीज किसका काम कर रही है? तो ये जो पानी है ना बेटा, वो यहाँ पर सॉल्वेंट यानी कि बच्चे विलायक का काम कर रही है, और शुगर यहाँ पर सॉल्यूट यानी कि किसका काम कर रहा है, विलय का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये किसका काम कर रहा है, विलय का काम कर रहा है। सो विलय और विलायक ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सो यही मिलकर बनाते हैं विलयन। लेकिन मैम एक बात बताइए कि ये समांगी में ही क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ये होमोजीनियस मिक्सचर में इसलिए जा रहा है क्योंकि पानी जो है इसमें आसानी से शुगर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, उसमें आसानी से मिल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के। सो शुगर एंड वाटर आपस में मिलके जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण के नाम से जानेंगे। ठीक है मैम, समझ गए हम। फिर विषमांगी बोले तो क्या? सो बेटा विषमांगी में मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिया रेत, जैसे मैंने एक रेत का एग्जाम्पल लिया है और इसको किस में मिला दिया मैंने, पानी में। क्लियर? अच्छा तुम मुझे बताओ कि अगर मैं एक ग्लास में पानी लूं, थोड़ी सी उसमें रेत डालूं, बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो कह रही हूँ तुम एक चम्मच ही रेत ले लो, एक ग्लास पानी में एक चम्मच रेत तुम डालोगे तो क्या सैंड अगर तुम मिलाओगे तो क्या वो मिल जाएगी, घुल जाएगी, उसमें डिसॉल्व होगी? नहीं। सो बेसिकली है ये भी एक तरीके का मिक्सचर, लेकिन कैसा हो जाएगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये सब समझ में आ गया। अब सारे बच्चे अभी और जानना है इसके बारे में, छोड़ना नहीं है इसको। ये केवल और केवल मैं तुम्हें एक चार्ट की हेल्प से समझा रही हूँ, ये केवल और केवल मैं तुम्हें एक चार्ट की हेल्प से समझा रही हूँ, है ना। देखो क्योंकि ये जो चार्ट है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से तो तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से एसेस ले लो इसका। डन स्क्रीनशॉट? ओके, तो भाई तुम्हें पूरा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अब आते हैं क्या अपनी मेन कहानी की तरफ। अब एक एक करके सबको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सुनो, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, नमक हो गए, मसाले हो गए और मिनरल वाटर हो गया, जूस हो गए, ये सभी प्योर होते हैं। ठीक है। सो क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? मैंने तुमसे बोला है ना, कई बार ऐसा होगा, लिखा होगा घी पे लिखा होगा 100% शुद्ध, 100% प्योर, लेकिन वो प्योर होता है क्या? नहीं भाई, वो इम्प्योर होता है। प्योर कब होगा? जब वो इक्वल पार्टिकल से मिला होगा और उसमें तो बहुत सारी चीजें मिली होती है, तो वो प्योर कैसे हुआ? हाँ, सो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों के क्या होती हैं? मिश्रण, अतः ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। जनरली हमारे लिए तो हम यही सोचते हैं कि अरे भाई यहाँ पर लिखा है 100% प्योर, सो वो प्योर ही होगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, अरे भैया साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हर वो चीज जिस पे प्योर लिखा हो वो प्योर ही होगी, तो ऐसा तो नहीं है। सो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण है, अतः बेटा ये शुद्ध नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए दूध, जल, है ना, दूध हो गया, जल हो गया,
वसा है, प्रोटीन आदि का क्या होता है बेटा, मिश्रण होता है। अच्छा, कॉमा यहाँ नहीं लगेगा, सिंपली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो मिल्क होता है वो प्योर क्यों नहीं है। अगर तुम मार्केट में जाते हो और अगर मिल्क पर लिखा होता है इसके बॉक्स पर मान लेते हैं 100% प्योर, सो तुम्हें क्या सोचना है ना, तुम इसके लिए तो एक्स्ट्रा भी पे आउट कर दोगे। तुम क्या, जनरली सभी, मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे मम्मा ने कुछ मंगवाया है, पापा ने कुछ मंगवाया है, मेरे भाई ने मंगवाया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अगर मुझे इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ जाए तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अगर आप कैपेबल हो तो। इसीलिए लाइफ में तुम भी इतने कैपेबल बन जाओ, इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम भी जो करना चाहो अपनी लाइफ में कर सको। लेकिन बेटा वो तभी हो सकता है जब तुम अपनी पढ़ाई पे मेहनत करोगे। अभी तुम क्लास 9 से 10th में अच्छा स्कोर करोगे, 11th में, 12th में, ऐसे करके जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें रियलाइज होगा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए भैया पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए शुरुआत तो यहीं से ही करनी पड़ेगी, है कि नहीं है। तो ये 100% प्योर नहीं होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो दूध है वो पानी, वसा, प्रोटीन, इन सभी का क्या होता है बेटा, मिश्रण होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं थोड़ा आगे। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, फिर अब भाई आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ठीक है, अब हमारे साइंटिस्ट ने बोल दिया तो हम भी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर साइंटिस्ट का क्या मानना है। सो एक वैज्ञानिक को, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होंगे, यानी कि सभी इक्वल पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से ज्यादा शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। उदाहरण के लिए वाटर, समुद्र का जल हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड बेसिकली होता है, जो कि कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। सो समुद्र का जल हो गया। खनिज यानी कि बेटा मिनरल्स हो गए। ओके, मिट्टी हो गई यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, सॉइल हो जाएगा। ये सभी एक्चुअली में प्योर नहीं है, ये सभी कैसे होते हैं बेटा, मिक्सचर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। अब बात आती है कि आपको छोटू सी कहानी मैंने समझा दी है, और ये जो छोटू सा इंट्रोडक्शन में आया है ना, इसी को मैंने अभी एक पूरे चार्ट में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, चलो मूव करते हैं मिश्रण पढ़ने के लिए कि मिश्रण क्या है। और एक और चीज मैं बता दूं, आज का सेशन तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटीज भी इसमें मैंने इंक्लूड की है। क्योंकि भैया तुम्हारे 9th क्लास में और 10th क्लास में भी बोर्ड, अभी तुम जैसे 10th में जाओगे ना, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो इसकी मैंने एक्टिविटीज भी ऐड की है, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो भैया बात ऐसी है ना, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बना होता है। हाँ जी भाई, हमने जान लिया कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर। सो मिश्रण की अगर मैं बात करूंगी, सो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को यानी कि बेटा NaCl को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। वाष्पीकरण या आसवन विधि वे विधि होती है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। अब पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड है भैया, वाटर के अंदर अगर NaCl है, तो फिर उसको दो मेथड की सहायता से, या तो वाष्पीकरण या बेसिकली बोलते हैं वाष्पीकरण, या फिर आसवन विधि की हेल्प से हम इसे पृथक कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होता है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि ये एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव होता है, रखता है, और इसका यौगिक कैसा होता है, समान रहता है, यानी कि इसका कंपाउंड समान रहता है। एंड इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेय पदार्थ यानी पीने योग्य पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं।
पीने योग्य पदार्थ में और जो सॉइल यानी कि मिट्टी है, इनमें एक समान कण नहीं पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ कैसे होते हैं बेटा, सो वो होते हैं क्या, प्योर यानी कि शुद्ध। सो नाउ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। जो इस तरह के मिश्रण को कई प्रकार से मतलब बांटा गया और ये कई प्रकार के होते हैं। मेनली होते हैं दो प्रकार के। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, एंड सेकेंड वन क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम क्या, अच्छा ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये हमारा समांगी मिश्रण है और इसे हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। सो ये हमारा क्या है बेटा, समांगी मिश्रण। और भैया ये क्या है हमारा, सो ये हो जाएगा क्या बेटा, सो ये होगा विषमांगी मिश्रण। क्लियर, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। सो अगर मैं रेत में, सैंड बोले तो भैया रेत में, रेत को पानी में मिलाती हूँ, सो ये हमें क्या देगा, वाटर प्लस सैंड देगा। क्या ये जो रेत है ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी, ये रेत पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। सो बेसिकली ये एक मिक्सचर होगा, लेकिन कैसा, विषमांगी होगा, क्योंकि समान रूप से वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है। वहीं अगर मैंने क्या लिया है बच्चे, सॉल्ट ले लिया है, यानी कि मैंने क्या ले लिया है, नमक, और मैंने इसे किस में मिला दिया है, पानी में, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। इसी को हम मिश्रण तो बोलेंगे, है तो ये अभी भी मिश्रण, लेकिन कैसा हो जाएगा बेटा, समांगी मिश्रण होगा। यानी कि कौन सा मिश्रण होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ओके चलो भाई, ये कहानी भी डन होती है। अब एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी की हेल्प से हम कुछ कुछ चीजों को और समझते हैं, बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज और, क्लास 9th में हो बेटा, एक्टिविटी की हैबिट्स डालो, है ना। एक्टिविटी की हैबिट नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। सो मैंने जो तुम्हें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहां पर हर चैप्टर की छोटी से छोटी एक्टिविटी मैंने तुमको करवाई है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में नेक्स्ट ईयर तुम्हें एक्टिविटीज से क्वेश्चन पूछेंगे। सो क्लास 9 तुम्हारा बेस होता है, तुम्हें तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी से हैबिट डालनी होगी। क्वेश्चन आंसर कितना लिखना है, कितने तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होने के बाद तुम मन से लिख सकते हो, उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, तुम्हारी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सब तुम्हें अभी से सीखना होगा। ठीक है। सो एक्टिविटी क्या बोल रही है, कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटे। ठीक है भाई, हमने कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांट दिया। अब क्या कह रहे हैं कि एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह ए को दे दे। ठीक है भाई, एक बीकर जिसमें कितना बेटा, 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दे दे। और समूह ब को यानी ग्रुप बी को एक बीकर में 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे। अब कॉपर सल्फेट और बेटा पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह सा और दा को दे दे। किसे दे दे, समूह सा और दा को दे दे। और दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा देनी है, अलग अलग मात्रा देनी है, सेम नहीं देनी है। तो हमने ये कहानी जान ली है। 4 हमारे पास क्या होनी चाहिए, परख नली होनी चाहिए। एक में हमें क्या करना है भैया, परख नली बोल दो या बीकर ले लेते हैं जिसमें 50 ml वाटर और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण होगा ए वाले में। बी वाले में एक बीकर में 50 ml वाटर होगा और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण होगा। ठीक है भाई, यहाँ 1 चम्मच था, यहाँ पर 2 चम्मच है। फिर हमने देखा कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर हम साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये समूह स और द को दे दें। और कह रहे हैं कि दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, यानी कि इसकी जो मात्रा, अभी मैं गिरती, इसकी जो मात्रा है वो दोनों में ही कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, है ना। ठीक है भाई, ये हमने इतना कर दिया। अब कह रहे हैं कि आप पृथक पृथक समूहों के उन अवयवों को मिलाकर एक मिक्सचर ही तैयार करो। इनको मिलाकर मिक्सचर तैयार करो और उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट भी तैयार करो, है ना। तो ये बेसिकली रंग के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार करने को बोला है। और अब पृथक पृथक समूहों के अवयवों को आपस में मिला दो, सब जो बोला है। चलो देखो रिजल्ट पता है क्या निकलेगा,
समूह अ और ब को जो मिश्रण प्राप्त होता है, मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है तो उसकी बनावट समान होती है। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? समांगी मिश्रण कहलाता है ना। समूह अ और ब को जो मिश्रण प्राप्त होगा उसकी बनावट समान होगी, क्योंकि ऐसा मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे जल में नमक और जल में चीनी का मिश्रण, इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि इजीली वो उसमें क्या हो जाएंगे बेटा? डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इजीली वो उसमें जाकर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तभी हम क्या बोलेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण होगा। दोनों समूहों से प्राप्त घोलों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि यद्यपि दोनों समूहों को कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता हमें भिन्न भिन्न देखने को मिली। दोनों की ही अगर हम रंग की बात करेंगे तो वो हमें अलग अलग देखने को मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं और समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया था उनके अंश फिजिकली अगर हम देखें तो अलग होंगे, भौतिक दृष्टि से अलग होंगे, और इस तरह के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बेटा? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। सो जहां पर फिजिकली किसी भी चीज में कोई चेंज ना आए, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्ट वाला वो एग्जाम्पल दिया, पानी वाला एग्जाम्पल दिया, हमने अ और ब जो रूम था उसमें हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमने देखा भाई ये होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन जहां पर भैया फिजिकली भौतिक दृष्टि से अगर कोई चीज अलग हो गई है तो हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है तो वो भी मिक्सचर, लेकिन कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो इस तरह के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके अन्य उदाहरण है भैया, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन हो जाएगी, नमक है और सल्फर एवं जल और तेल का मिश्रण होगा। अरे भैया तुमने लिया एक बीकर, उसमें भर दिया पानी, है ना, तुमने लिया एक बीकर, ठीक है, और तुमने उसमें क्या भर दिया है? पानी भर दिया है। चलो भैया तुमने इसमें पानी भर दिया, समझ गए हम ये बात। अब उसमें हमने क्या करा है? तेल के कुछ ड्रॉप्स डाल दी हैं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, है ना, जब तुम क्लास 10th में जाओगे तो तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज मिलेंगी, तो तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसमें तेल की बूंदें डालोगे तो क्या पानी में तेल डिसॉल्व हो जाएगा? क्या पानी के अंदर तेल आसानी से मिल जाएगा? क्या ये बल्कि उस पर तैरने लगेगा? वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मिक्सचर तो है लेकिन कौन सा ही? हेट्रोजीनियस। सो समूह अ और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया था भाई, उसके अंश, उनके अंश भौतिक दृष्टि से कैसे थे बेटा? अलग थे, है ना। और इस तरह के मिश्रण को ही हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके अन्य उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल के मिश्रण, ये सब हो जाएंगे। चलो भाई आगे की तरफ आ जाते हैं। अपनी एक और एक्टिविटी को हम देखते हैं, अपनी एक और एक्टिविटी को हम समझते हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है यहाँ पर फिनिश, डन डना डन डन। सेकेंड एक्टिविटी क्या कहती है? आइए भैया आइए और पुनः कक्षा को 4 समूहों अ ब स द में बांटिए। यानी कि आप इसे ए बी सी और डी में क्या कर सकते हैं बेटा? बांट सकते हैं। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दें। जो जितने भी नीचे मतलब आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, सभी को एक एक चीजें वो फुलफिल करनी है। जैसे ए से बोल रहे हैं कि भैया ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे दो, ठीक है भाई, ये रहा हमारे पास ए बी और सी वाली कंडीशन। और फिर ये हमें छानने की प्रक्रिया बेसिकली बताइए। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप ए होगा ना, उसमें आप क्या ऐड ऑन कर दोगे? कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल ही ऐड कर दोगे। बी में आप 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दोगे। सी को चौक का चूर्ण या लोहे का आटा दे दो। और डी को दूध या फिर स्याही की क्या कर दे देंगे बेटा? कुछ बूंदे दे देंगे। डी को क्या दे देंगे भैया? दूध या फिर स्याही की कुछ बूंदे दे देंगे। ठीक है, ये चारों समूह में, ग्रुप में हमें ऐसा करना है। अब क्या होगा? छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या जो कण है
वो जल में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो पार्टिकल है वो पानी के अंदर शो हो रहे हैं। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई दे रहा है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें और इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठने शुरू कर गए हैं? भैया एक एक करके हमें ये पूरे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहली बात तो यहाँ पर फिल्टरेशन छानने की प्रोसेस के बारे में बताया है, जहां पर ये जो छानक पत्र है पहली कंडीशन में ऐसा भी है, मुड़ा हुआ छानक पत्र कुछ ऐसा होगा। छानक पत्र अगर शंक्वाकार है तो बेटा वो ऐसा होगा। सो हमने क्या किया, ये है कांच की छड़ और छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव है और इसी के साथ ये पूरी की पूरी कीप है और ये पूरी क्या है हमारे पास परक नली और ये हमारे पास छना हुआ द्रव है। सो बेसिकली यहाँ पर इसके फिल्ट्रेशन की मेथड के बारे में भी बताया है। ओके तो भैया ठीक है, हमने जितनी भी चीजें जानी अब उसके अकॉर्डिंग आंसर सुनो। बेटा जो ग्रुप ए और बी होगा ना, इसको दिए गए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तथा पाउडर जल में घुलने पर बने विलयन में कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, ए और बी में नहीं दिखाई देंगे, है ना। हमने देखा कि ए और बी में इसके जो क्रिस्टल्स है या फिर ये जो पाउडर है वो जल में घोलने पर विलयन में कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार समूह द को दिए गए दूध या स्याही को जल में घोलने पर दूध के कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन समूह स को दिए गए चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा जल में घोलने पर आटे के जो कण है ना बेटा वो जरूर से जरूर तुम्हें दिखाई देंगे, वो प्रमुख रूप से तुम्हें क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। समूह अ तथा बा को दिए गए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल और पाउडर जल में घोलने पर हमने देखा कि इनके कण नहीं दिखाई दिए, बल्कि डी में भी नहीं दिखाई दिए, बल्कि डी वाले में हमने क्या मिलाया था, दूध या स्याही को जल में मिलाया था, तो भी हमें क्रिस्टल दिखाई नहीं दिए, ये इजीली डिसॉल्व हो गए। बट अगर उसी के प्लेस पर हम चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा लेते हैं तो इसके क्रिस्टल हमें इजीली दिखाई देंगे। चलो इसे समझते हैं, मतलब इसमें और भी चीजें देखते हैं। टॉर्च से प्रकाश डालने पर समूह अ और ब द्वारा बने विलयन में प्रकाश की किरण का मार्ग नहीं दिखाई देगा। देखो भैया ए और बी वाले जो हम बोल सकते हैं, ए और बी ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ, सो इनके अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो सॉल्यूशन बनेगा, जब हम उस सॉल्यूशन में टॉर्च दिखाएंगे, लाइट जाएगी, प्रकाश जाएगी, तो हमें वहां से कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा। बेसिकली पता है आपको यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, टिंडल इफेक्ट पढ़ाया जा रहा है, टिंडल प्रभाव पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बेटा नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में भी पढ़ना होगा, जो आपको बेटा नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में भी पढ़ना होगा। सो टॉर्च से प्रकाश डालने पर समूह अ और ब द्वारा बने विलयन में प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई नहीं देगा, जबकि स और द समूहों द्वारा बनाए गए घोल में प्रकाश की किरण का जो मार्ग है वो दिखाई देगा। ये सच है कि स वाले में क्रिस्टल प्रॉपर हैं, जो क्या करेंगे ना, पानी के अंदर है वो क्रिस्टल, जैसे ही लाइट उन पर टकराएगी सो वो क्या करेंगे, उन्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलाने का काम करेंगे, जिसके कारण हमें वो मार्ग जो है जाता हुआ दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। ऐसा स में और द में दोनों में होगा। समूह अ ब स और द द्वारा बनाया गया मिश्रण स्थायी यानी कि स्थिर होगा, है ना, जबकि समूह स के द्वारा बनाया गया मिश्रण अस्थायी होगा। ये एक जगह पर इतना आसानी से नहीं बैठेगा, लेकिन ए बी और डी वाले जो मिक्सचर है, मतलब उसका जो विलयन है, उसमें जितनी चीजें हैं वो इजीली जो इजीली क्या हो जाएंगे, स्थिर, लेकिन सी वाली स्थिर नहीं होंगी, क्योंकि उसमें क्या है, चौक का चूर्ण है, आटा है गेहूं का। सो ये ऐसी चीजें हैं जो एक स्थान पर आसानी से नहीं बैठेंगी, घूमती हुई तुम्हें दिखाई देंगी। छानक पत्र से मिश्रणों को छानने पर केवल समूह सी द्वारा बनाए गए मिश्रण के से अवशेष छानक पत्र पर होंगे। अब हम इस सबको अगर छननी से छानते हैं तो भैया ए बी सी डी ग्रुप में से जो सी है ना, सो उसमें से छानक पत्र पर हमें कुछ जो मिश्रण है वो प्राप्त होगा। इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि समूह अ तथा ब विलयन पाए जाते हैं, समूह स एक निलंबन होता है और समूह द एक कोलाइड विलयन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। अब जिन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया निलंबन क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी बता रही हूँ। जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मैम ये कोलाइडी सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये भी मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, है ना।
ये भी मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ बेटा, अभी बता रही हूँ। ये दोनों ही चीजें अभी मैं तुम्हें बताऊंगी और फिर हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो भाई यहाँ पर निलंबन, कोलाइडी, विलयन क्लास 9th में ही नहीं बेटा, ये तुम्हें एज इट इज क्लास 10th में भी पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? क्लास 10th में भी पढ़ना है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब जानते हैं कि भैया ये सॉल्यूशन क्या होता है ना? सब जानते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बना होता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। हाँ जी भाई, हम डेली बेसिस पर तो पता नहीं कितने सारे सॉल्यूशन देखते हैं। नींबू जल, सोडा जल आदि ही क्या है भैया? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। बिल्कुल सही बोला है। ऐसे सॉल्यूशन जो सॉलिड वाले भी होते हैं और ये गैसियस वाले भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद हमेशा कैसा होता है? सेम ही होता है। ये दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से क्या हो गए हैं? वितरित हो गए हैं। अगर तुमने उसको बहुत, अब यार देखो थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी भी मैटर करेगी। तुमने लिया है आधा ग्लास पानी, उसमें भर दिया तुमने 3 चम्मच शक्कर, उसमें भर दी तुमने 2 चम्मच नमक, तो थोड़ा पानी की भी क्वांटिटी मैटर करेगी। फिर तुम लगे पड़े हो उसे डिसॉल्व करने में, हाँ ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। अगर तुम इसमें क्या करोगे भैया? इसको गैस पर रख दोगे तो फिर तो ये डिसॉल्व होगा। लेकिन चम्मच से अगर तुम लगे पड़े हो ऐसा करने में, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पानी की क्वांटिटी कैसी है? बहुत कम है। लेकिन डिसॉल्व तो तब भी हो सकता है। बस ये है कि उसे थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करानी होगी, ऊष्मा देनी होगी, गैस पर रखना होगा, बर्नर पर रखना होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सुनो, सॉल्यूशन क्या होता है? तुम्हारे पेपर में पूछते हैं। तो भैया ये दो या दो से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन क्या करते हैं? बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया, ये सब। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन हमारी अर्थ यानी प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। यानी कि भैया ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन जो वायु के फॉर्म में होते हैं ये भी पाए जाते हैं। और एक विलयन के कणों में समांगिकता भी होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद हमेशा कैसा होता है? समान होता है। चलिए इसे भी जानिए। मिश्र धातु क्या होती है बेटा? इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं, है ना? इंग्लिश में ये क्या कहलाते हैं? अलॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मेटल्स अलग होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, नॉन मेटल्स अलग होते हैं। और उससे भी ज्यादा ध्यान से सुनना, मेटेलॉइड्स अलग होते हैं। मतलब मेटेलॉइड्स में कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं को मिलकर मेटेलॉइड्स होते हैं। लेकिन अलॉय इन तीनों से अलग है। सबको लगता है कि ये एक एलिमेंट है, नहीं। तो सुनो, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि बेटा ये मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद तुम सोचो कि इसके जो कंपोनेंट्स उसे अलग अलग कर दो, तो तुम इसमें नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। अलॉय बेसिकली क्या होती है, पेपर में पूछा जाता है। सो तुम बिल्कुल निश्चित तौर पर बोल सकते हो कि ये एक मिक्सचर होती हैं, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल हो गया, भैया ये जिंक और कॉपर का क्या होता है? मिश्रण। किसका मिश्रण होता है? जिंक और कॉपर। इसमें जिंक 30% होता है और कॉपर कितना परसेंट होता है बेटा? लगभग 70% होता है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि कॉपर का परसेंट कितना होता है? सो बेटा वो होता है लगभग 70%। तो हमने जान लिया भैया मिश्र धातुएं नहीं होती हैं, बल्कि ये धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं और जिन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये मिश्र धातुओं को मिश्रण की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीतल है, जिंक है, पीतल हो गया, ये जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। और ये जो पीतल है ना, इसमें जिंक का परसेंट 30% होता है और कॉपर का परसेंट कितना होता है बेटा? 70% होता है।
चलो थोड़ा सा और सुनो, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। बिल्कुल सही बोला है कि जो सॉल्यूशन है ना, दो चीजों में बटा होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सो दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, हमेशा ध्यान रखना है ना। एक जैसे कि अगर मैं तुमसे बोल रही हूं कि ये रहा बेटा विलयन, ओके, और ये क्या है भैया, सो ये किससे मिलकर बना है, ऑब्वियसली विलायक से, और किससे मिलकर बना होगा, विलय से मिलकर बना होगा। विलायक और किससे मिलकर बना होगा, विलय से मिलकर बना होगा। अब ये जो विलय होते हैं ना बेटा, इसकी मात्रा हमेशा कैसी होती है, कम, किसके कंपैरिजन में, इसके, और इसकी मात्रा कैसी होती है, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, है ना। तो हमेशा एक की मात्रा दूसरे से कैसी होगी, कम होगी, मतलब ये ज्यादा और ये कैसा होगा, कम होगा। ओके, सो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, विलायक बोलते हैं। जैसे अगर मैं सॉल्ट एंड वाटर की बात करती हूँ, सो यहाँ पर सॉल्ट बोले तो आपका नमक हो जाएगा, लवण हो जाएगा। सो पानी इसमें किसका काम करेगा बेटा, विलायक का। और इसी में ही अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो वो किसका काम करेगा बेटा, सो वो यहाँ पर काम कर रहा है विलय का। सो विलय और विलायक ही आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सो यही आपस में मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। और विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है तो विलायक में घुल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, विलय बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। अगर तुम्हारे पेपर में मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उदाहरण की सहायता से बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए सॉल्यूशन के, विलय और विलयन के, विलायक के कुछ उदाहरण दीजिए और इनसे मिलने वाले सॉल्यूशन के बारे में भी बताइए। तो क्या तुम इन सबके नाम को ऐड कर सकते हो, हाँ जी भाई बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं भैया, वाटर एंड शुगर का एग्जाम्पल दिया है और ये विलयन एक तरल में ठोस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें चीनी क्या है बेटा, विलय है, और पानी क्या है, यहाँ पर विलायक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन, जिससे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन एक विलय होगा और अल्कोहल बेसिकली क्या हो, सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी विलायक होगा। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल हो गया, है ना, कोक इत्यादि, ये तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और पानी क्या होता है बेटा, विलायक होता है। वायु गैस में गैस का विलयन है, वायु गैस में गैस का विलयन है। और अगर बात करते हैं इसी के साथ, ये मेनली दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम बोलेंगे वायु, सो वायु तो गैसेस का मिक्सचर ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तरह तरह की गैसेस होती हैं। कैसी होती है भैया, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन का परसेंट होता है 21%। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा परसेंट पे है, और वायु में दूसरी गैसेस जो है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, यानी कि विलय बोलेंगे। आते हैं अब हम, मान लेते हैं कि अगर तुम्हारे पेपर में पूछेंगे कि सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, भैया विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं, तो तुम क्या बताओगे। सबसे पहला पॉइंट कि विलयन बेटा एक समांगी मिश्रण होता है, विलयन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। विलयन के कण व्यास में कितने होते हैं, डायमीटर में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या विलयन को देखा जा सकता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल को देखा जा सकता है, नहीं, विलयन को देख सकते, उसके पार्टिकल्स को नहीं। सो विलयन के कण व्यास में भैया डायमीटर में कैसे होते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इसे अपनी नग्न आंखों से अनएडेड से नहीं देख सकते। ओके, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते। देखो भैया बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कि अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स यानी कि कण हैं, लाइट रेज ऐसे आएगी, है ना, और ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स उन्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलाने का काम करते हैं।
आपको पढ़ने को मिलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो क्या करता है, आकाश को नीला रंग हो गया, समुद्र का नीला रंग हो गया। जब सनराइज होता है यानी सूर्योदय होता है तो वो कुछ रेड रेड सा आपको नहीं दिखाई देता है, सनसेट होता है तो उस समय भी सेम ऐसे आपको रेड रेड सा दिखाई देता है। इन सब के होने के पीछे रीजन या कारण ही क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि ये जो छोटा सा कोलाइडल पार्टिकल है ये क्या करेगा, लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलाने का काम करेगा। लेकिन ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि जो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। सो ऐसे पार्टिकल प्रकाश को नहीं फैला पाते हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक भी नहीं किया जा सकता, ये इतने छोटे हैं कि तुम इसमें से चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, फिक्स्ड, यानी कि कैसा होता है बेटा, स्थायी होता है। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे पेपर में, वो है विलयन की सांद्रता से। तो क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के सॉल्यूशन थे। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। बिल्कुल सही बोला है कि जो सॉल्यूशन है ना बेटा, उसमें अलग अलग मात्रा में क्या होते हैं, विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या सांद्र घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द होते हैं। और क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में कैसा था, थोड़ा सा तनु था। आगे चलिए, तो ये होती है यहाँ की कहानी खत्म, विलयन की सांद्रता, है ना। कहानी खत्म क्या मतलब, एक एक्टिविटी है बेसिकली तुम्हारे सामने जो तुमसे क्या बोल रही है। तो 2 एक्टिविटी मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, अब मैं कराने जा रही हूँ तुम्हारी एक्टिविटी 2.3। सारे बच्चे बोलो समझ में आ गया इतना। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है भैया शेयर कर देना। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको जीरो से बना रहा है हीरो और आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करवाते हुए चल रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप नहीं हो सकती है, लेकिन हम हैं साथ तो डरने की क्या बात। हम आपको सारी चीजें करा रहे हैं, तो आप कोशिश करा करो कि भाई सबका फायदा हो। यहाँ पे हमें सेल्फिश यानी मतलबी नहीं बनना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा फैलाओगे आपको उतना ज्यादा लाभ होगा। आप भी कोशिश करा करो कि लोगों को अपना ज्ञान दो। ज्ञान दो मतलब ऐसे फालतू का ज्ञान नहीं देना है। इनकेस आपका फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार उसको वो चीज नहीं पता है, तो तुम ऐसा नहीं करना कि अरे इसके ज्यादा नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मे बी तुम उसे कुछ एक्सप्लेन करने जाओ, तुम्हारे साइड तुम्हें कुछ गलत नॉलेज हो और वो तुम्हें ही करेक्ट कर दे, तो बेसिकली तुम्हें क्या होगी, चीजें और भी ज्यादा लर्न भी अच्छे से हो सकती हैं, सटीक हो सकती हैं, क्योंकि जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम कभी भी नहीं भूलते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो हमें पढ़ाई में कभी भी सेल्फिश नहीं बनना है, मतलबी नहीं बनना है। मतलबी कहाँ बनना है मैं बताऊं, मतलबी बस आपको बनना रहेगा अपने खुद को लेकर। खुद को लेकर मतलब ऐसे कि जहां तुमको लग रहा है कि भाई मुझे दोस्तों के साथ जाना है ना, मतलब मेरे दोस्त का बर्थडे है, किसी की शादी है, घर में कोई फैमिली फंक्शन है, मतलब ब्ला ब्ला चीजें, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो तुम्हें जाना चाहिए, वहां थोड़ा सा सेल्फिश बनो। क्योंकि तुम अभी क्लास 9th में और 10th में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब हम छोटे छोटे से थे ना, तो भाई हमने शादियां, फंक्शंस, बर्थडे, कुछ भी घर में हो रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने अवॉइड करवाई गई हैं। और जब हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, तो हम चीज़ों में घुलना स्टार्ट हुए, मिलना स्टार्ट हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम इन सब चीज़ों में मिलना स्टार्ट होते हैं, हर चीज़ का एक टाइम होता है। 9, 10, 11, 12 ये टाइम है ही नहीं कि तुम इन सारे फंक्शंस को अटेंड करो। इसमें तुम नहीं भी जाओगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना। फिर जब बड़े हो जाना, आराम से बढ़िया जहां जाना है वहां जाना। सो ये टाइम है तुम्हारी पढ़ाई का, ये मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सो 2 पृथक बीकरों में आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 अलग अलग बीकर लेने, सब में 50 ml वाटर तो आपको लेना है। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी और तीसरे में आपको बेरियम, चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड अच्छी तरह से मिला लेना है। ठीक है भैया, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी या फिर आपको बेरियम क्लोराइड को अच्छे से मिला लेना है। जब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्या कहा मैंने कि तब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर बीकर को गर्म करें भाई। अब विलय पदार्थ को पुनः वापस से मिलाएं
और फिर क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड के जल में घोली गई मात्रा जो है बराबर है, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा कि दोनों बीकरों में क्रमशः नमक तथा चीनी का संतृप्त विलयन प्राप्त होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और जब इन विलयनों का ताप जो है बेटा वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सो इन विलयनों में कुछ विलय की मात्रा और भी घोली जा सकेगी, लेकिन चीनी तथा नमक की घोली गई मात्राएं यहाँ पर समान नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि एक ही ताप पर भिन्न भिन्न विलय पदार्थों की घुलनशीलता भी कैसी होती है बेटा, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना विलयन की क्षमता होती है, जैसा कि मैंने तुमको अभी वो नमक, शक्कर और पानी वाला एग्जाम्पल देकर बताया। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसमें संतृप्त विलयन कहा जाता है, और विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो हम इसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि भैया संतृप्त विलयन क्या होता है, और बच्चे पूछा जाता है पेपर में कि ये असंतृप्त विलयन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। सो यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम होगी तो यह असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन में तथा विलयन लें और उसे धीरे धीरे करके ठंडा करें तो भैया क्या होगा। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भी अलग अलग होगी, क्योंकि टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया है ना, तो सारे पदार्थ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो अलग अलग अपना रिजल्ट देगा। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, पहली बात तो ये हो गया, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 ही विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी, द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये लगाना है। तुम्हारे पेपर में कई बार सीधे इसका फॉर्मूला लिखने के लिए भी बेटा आ जाता है। एंड लास्ट, विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, जिसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। चलो आगे की कहानी की तरफ आते हैं, है ना। सस्पेंशन जो निलंबन है बेसिकली क्या होता है, सस्पेंशन यानी निलंबन को जानते हैं, क्योंकि इससे तुम्हारे क्लास 9 में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा भाई। मैं कह रही हूं मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरे शब्द हैं, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाता है भाई। तुम्हारे क्वेश्चन भी तो कितने आते, मैच दी कॉलम आता है ना, सही गलत करने को आता है, और इसी के साथ तुम्हें एमसीक्यूज आते हैं, खाली स्थान आता है, एक शब्द में उत्तर देना आता है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, मैं बता रही हूँ। एक्टिविटी 2.2 में जो ग्रुप 7 था ना, इसके द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, निलंबन कहते हैं। और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या हो जाते हैं, निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि भैया एक काम करेंगे, इसकी आप क्या बता देंगे, प्रॉपर्टीज बता देंगे, यानी कि आप इनके गुणधर्मों को एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला पॉइंट तुम क्या लिखोगे, भैया ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये एक समांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि अगर समांगी होता तो वो आसानी से मिल चुका होता, और इतना आसानी से मिल चुका होता कि उसमें हमें पार्टिकल्स ही दिखाई नहीं देते। पार्टिकल्स ही दिखाई नहीं देंगे तो रास्ता कैसे होगा। सो निलंबन में तो ऐसा नहीं है, इसके कण हमें विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ये भी छोटे, लेकिन भैया इनके पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर यानी दिखाई देने वाली स्थिति में आ जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अच्छा, ये पॉइंट तो तुम्हें डन होगा
ये पॉइंट भी डन होगा। इवन तुम्हें ये भी डन होगा कि निलंबित कण प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करते हैं। निलंबित कणों से लाइट रेज आएगी तो हाँ, ये उसे डिफरेंट डायरेक्शन में फैलाने का काम कर देंगे और आसानी से हमें उस प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगेगा। लेकिन एक और पॉइंट, जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है ना, तब ये कण नीचे की ओर जाकर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि के द्वारा इन कणों को उस मिश्रण से अलग भी किया जा सकता है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निलंबन को उनके कणों से या सॉल्यूशन से, बेसिकली निलंबन को, है ना, उसके निलंबन को मिश्रण से पृथक करने की विधि कौन सी होती है? सो बेटा, इसके लिए हम छानन विधि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसे छानकर हम इसे क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन ही समाप्त हो जाता है, सस्पेंशन खत्म, तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। देखो भाई, देखो इधर देखो, ये सस्पेंशन, ये जब तक हम इसे हिलाते रहेंगे तो ये बेसिकली हमें ये निलंबन के कण दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ये पानी को शांत कर दिया, सॉल्यूशन, ये पानी शांत कर दिया, तो निलंबन के कण क्या होंगे भैया? यहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। अब लाइट तो ऐसे आ रही है, अब यहाँ कण ही नहीं होंगे तो उसको स्कैटर कैसे करेंगे भैया? प्रकीर्णित कैसे करेंगे? उसको फैलाएंगे कैसे? नहीं फैला पाएंगे। बस इसी कहानी को यहाँ पर क्या किया गया है बेटा? एक्सप्लेन किया गया है निलंबन को। ओके, अब आते हैं अगली कहानी। मैम ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? फिर मैम ये कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल विलयन क्या होता है? तो देखो, पहली बात तो तुम्हारे सामने टॉर्च लाइट दिखाई दे रही है। टॉर्च है जिससे क्या निकल रही है? लाइट। आज मैं इतना गिर क्यों रही हूँ? अभी मैं यहाँ गिरते बची, अभी मैं यहाँ गिरते बची, है ना, क्योंकि आज मैं ना नए स्टूडियो में शूट कर रही हूँ, है ना। अब नए स्टूडियो में शूट करे तो थोड़ी सी हैबिट कम, ऐसा लग रहा है गिर ना जाऊं। तो खैर कोई नहीं, अब समझते हैं। ये रहा तुम्हारा टॉर्च, ये रहा तुम्हारा एक ए में क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। बी में क्या है बेटा? सो बी में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। ए में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, बी में क्या है? दूध और पानी का मिक्सचर है। हमने देखा कि टॉर्च लाइट जब जा रही है, इसकी लाइट जब ऐसे जा रही है, तो हमने पाया कि भाई ये रास्ता नहीं दे रही है, लेकिन ये जाते जाते यहाँ पर हमें मार्ग जो है वो दिखाई दे रहा है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। सो सुनो सुनो सुनो, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। क्या? दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। सो क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को हम कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहते हैं। आपको याद है वो स्टार्टिंग की ही एक्टिविटी आपका पूरा समस्या का समाधान कर देगी। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, ठीक है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि मिल्क, यानी कि भैया दूध। समझ पाए कि नहीं? सो हमने जाना कि एक्टिविटी या क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी होता है, जैसे कि दूध। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इसे नहीं देख सकते। कोलाइडी पार्टिकल्स को तुम देख सकते हो क्योंकि वो देखने वाली स्थिति में होते हैं, पर ये इतने छोटे होते हैं कि तुम इसे नहीं देख सकते हो। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने हमारी एक्टिविटी 2.2 में बेटा देखा था, जैसा कि हमने हमारी एक्टिविटी 2.2 में देखा था। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ समझते हैं। ओके बेटा, तो चलो देखो भाई, अब क्या हमने देखा? एक्टिविटी 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है।
फिर मैंने तुमको अभी बताया कि भाई जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिला है, लेकिन इसी के प्लेस पर जो दूध और पानी की अगर मैं बात करती हूँ इसका जो मिश्रण है ना, यहाँ पर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि पार्टिकल्स इजीली क्या कर रहे हैं, उसको फैलाने का काम कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर करने का काम कर रहे हैं। ये टिंडल इफेक्ट के थ्रू ऐसा होता है, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे, पर सुनो, कोलाइट के कण विलयन में समान रूप से फैले हुए होते हैं। ये सच है कि निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण आसानी से प्रतीत होता है, क्योंकि जो निलंबन के कण थे वो थोड़े से ज्यादा बड़े थे इसके कंपैरिजन में, अभी मैंने तुम्हें बताया, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है जैसे कि दूध। ठीक है, अब सुनो, प्रकाश की किरण का फैलना बेसिकली टिंडल इफेक्ट कहलाता है, इसी को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही इन्होंने इसकी खोज की, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ गया, दैट्स इट, बस इतना ही हुआ है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां पर भी हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। एक बंद रूम के अंदर, एक रूम पूरी तरह से बंद है, कोई लाइट नहीं है, और वहीं हम उसमें एक छोटू सा होल करते हैं, और अगर सनलाइट वहां से आती है तो इजीली हम लाइट को स्कैटर करते हुए उस प्रॉपर हम लाइट को अपने बंद कमरे में देख सकते हैं, जाता हुआ टिंडल इफेक्ट के थ्रू ही ऐसा होता है। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइट कणों के समान ही क्या करते हैं बेटा, व्यवहार करते हैं। आपके पेपर में कोलाइट्स के सामान्य उदाहरण पूछे जाते हैं, कोलाइट्स के सिंपल एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। एक आपको यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था दिखाई दे रही है, एक आपको परिक्षेपण माध्यम दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको प्रकार और यहाँ आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है। सो होता क्या है, परिक्षिप्त अप्रावस्था द्रव है और वहीं परिक्षेपण माध्यम गैस है, और इनका प्रकार क्या है बेटा, एरोसोल है। और इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गए, कुहासे हो गए, ये सब। इसी के साथ ठोस हो गए, गैस हो गया, तो ठोस यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम यहाँ गैस हो जाएगा, और प्रकार इसका क्या होगा, एरोसोल होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, गैस जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, द्रव जो है वो परिक्षेपण माध्यम है, फॉर्म इसका एक प्रकार है, और शेविंग क्रीम इसका एक एग्जाम्पल है। क्या मैम यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आता है? जी हाँ बेटा, बिल्कुल आता है। नेक्स्ट जो द्रव की अगर बात करती हूँ, परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये द्रव इसका परिक्षेपण माध्यम है, इमल्शम इसका प्रकार है, दूध फेस क्रीम इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था, द्रव इसका परिक्षेपण माध्यम, सोल इसका एक प्रकार हो जाएगा, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कीचड़ इसका क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। भैया गैस क्या है, इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठोस इसका परिक्षेपण माध्यम है, फोम इसका एक प्रकार हो जाएगा, यहाँ फोम, रबर, स्पंज, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, द्रव इसका परिक्षिप्त प्रावस्था, ठोस इसका परिक्षेपण माध्यम, जेल इसका प्रकार होगा, जेली, पनीर, मक्खन इसके एग्जाम्पल होंगे। लास्ट आ जाओ, ठोस इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था है और ठोस इसका परिक्षेपण माध्यम है, और ठोस सोल इसका प्रकार होगा, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, ये सब इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। सो तुम्हारे पेपर में बाकायदा इसके चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकायदा इसके चार्ट से क्वेश्चन आता है। अब आते हैं कि मैम ठीक है हम समझ गए ये चीज, लेकिन जैसे आपने हमें निलंबन की प्रॉपर्टी बताई, सो वैसे ही आप हमें कोलाइट की भी प्रॉपर्टी बता दीजिए। सो बेटा ये है एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइट के कणों का आकार बेटा इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से हमारी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि जिसे हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक तरफ हम निलंबन को तो देख सकते हैं, निलंबन के कणों को तो हमारी आंखों से देखा जा सकता है, पर इन कणों को नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को बस हाँ है तो छोटे, लेकिन फिर भी इतने बड़े हैं कि ये लाइट को स्कैटर करने का काम कर देते हैं और उसके मार्ग को दृश्य योग्य बना देते हैं। इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं।
क्लियर। और ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन या मिश्रण से इसे पृथक नहीं किया जा सकता है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रण तकनीक के द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। कौन सी टेक्निक के थ्रू? केंद्रण टेक्निक के थ्रू इसे अलग किया जा सकता है। सबकी विधियां याद रखना। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ये सॉल्यूशन दोनों से बनता है, एक होती है इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है इसका परिक्षेपण माध्यम, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में होता है या रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे हम परिक्षेपण कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार ही क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि उसे वर्गों में बांटा जाता है। सो दैट्स इट, यहाँ तक इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये वाला सेक्शन भी बेटा निलंबन और कोलाइडी पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं बढ़ रही हूँ आगे की तरफ और मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ एक और, इसी में एक न्यू टॉपिक जो कि क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि हम पढ़ेंगे क्या बेटा? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में क्या किया था बेटा? अध्ययन किया है। लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की थी। बिल्कुल सही बोला है, लास्ट चैप्टर में हमने ऐसा पढ़ा था। और ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, इत्यादि को ही हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन बेटा नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों ही द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? भिन्न, यानी कि अलग। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। और हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाने का काम करता है। तेल का ये रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। और जलना एक क्या है बेटा? केमिकल चेंज होता है, यानी कि क्या होता है भैया? रासायनिक परिवर्तन होता है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ यहाँ पर पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। केमिकल ऐसे रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल। अभिक्रिया, प्रतिक्रिया। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन बेटा दोनों ही होते हैं। इसको स्टार कर लो, पेपर में पूछा जाता है। मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। सो मोमबत्ती का जलना भैया केमिकली भी चेंज हो रहा है यहाँ पर, और फिजिकली भी इसमें क्या आ रही है बेटा? चेंज आ रहा है। दोनों ही तरीके के इसमें क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। अब आते हैं हम शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार होते हैं। लास्ट की कहानी तो नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो आपका यहाँ पर भी बाकी है। सो शुद्ध पदार्थों को पढ़ना हम शुरू करते हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। और जैसा कि मैंने अभी आपको एक चार्ट बना के पढ़ाया कि ये कैसे होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस होते हैं, है ना। इन्हीं को हम क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। जहां सबसे पहले अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूं किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में, है ना। हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो सुनो होता क्या है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सबसे पहले तत्व शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। सो पहली बात तो ये अपने मूल रूप में होते हैं,
अपने फंडामेंटल फॉर्म में होते हैं। दूसरी चीज की पूछा जाता है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने भैया सबसे पहले इस एलिमेंट वर्ड का यूज किया या तत्व शब्द का प्रयोग किया, तो उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने भैया 1661 में क्या किया था, सबसे पहले इस वर्ड का यूज ही कर दिया था। फ्रांस के रसायनज्ञ की अगर बात करते हैं, फ्रांस के भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, है ना। और इनका टाइम पीरियड था 1743 से लेकर 1794। इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग करके ही प्रतिपादित कर दिया। एलिमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भैया तत्व में सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बेसिकली सारे एलिमेंट्स हैं भाई, सारे मेटल्स यानी कि सारी धातुएं, सभी अधातुएं और सभी उपधातु हैं। अब ये सोडियम है, अब तुम क्या करोगे, सोडियम को भी ब्रेक कर सकते हो क्या, नहीं, लेकिन इसके प्लेस पर अगर मैं NaCl लिखूंगी तो ये ब्रेक हो सकता है दो अलग एलिमेंट्स में, दो अलग तत्वों में, पर केवल और केवल ये ब्रेक नहीं हो सकता है। सो उनके अनुसार तत्व पदार्थ का एक ऐसा मूल रूप होता है भैया, फंडामेंटल फॉर्म होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु और धातु एवं उपधातुओं में ही क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब बात आती है कि मैम हमें ना, हम पागल हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये धातु क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये अधातु क्या है, और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये उप धातुएं क्या होती हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जब मैं भी छोटी थी ना, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, इवन 10th क्लास में भी, तो किसी ने ऐसे पढ़ाया नहीं था कि बेटा बैठो मैं तुम्हें बताता हूं या मैं तुम्हें बताती हूं कि धातु अधातु सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं। धातु की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है और अधातु की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि मैम हम कैसे जानेंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, तो मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी भाई कि धातु की अपनी अलग क्या होती है बेटा, भौतिक गुणधर्म होते हैं। यानी कि भैया इनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। यहां लिख रही हूं मैं, इनके अपने क्या होते हैं बेटा, भौतिक गुणधर्म होते हैं। यानी कि इनकी अपनी एक क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। समझ पा रहे हो, जिनके आधार पर तुम समझ सकते हो कि हाँ भाई यही चीज क्या है, धातु। ये जो मैं अभी तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ, जब तुम जाओगे ना क्लास 10th में, सो क्लास 10th में तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, चैप्टर नंबर मिलने वाला है 3rd। क्या मिलने वाला है क्लास 10th में तुम्हें, चैप्टर नंबर 3rd, जहां पर तुम्हें शुरुआत ही, उसका नाम ही है धातु एवं अधातु। तुम्हें क्लास 9th में तो इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन जब तुम क्लास 10th में जाओगे ना, तो तुम्हें धातु और अधातु पे गहन टिप्पणी करनी होगी, गहन नहीं, गहन टिप्पणी करनी होगी। ओके, सो पहली बात तो ये चमकीली होती है, मेटल शाइनी होते हैं, इनमें लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है। क्या, हाँ जी भैया, इनमें चमक पाई जाती है, धातुएं चमकीली होती हैं। अब ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें धातु और अधातु में अंतर करना हो तो भैया धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती, वो चमकहीन होती हैं। उन पर अभी मैं अधातु में पहुंच के चर्चा करूंगी। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन बताऊंगी, जहां जहां होंगे वहां वहां। तो धातुएं कैसी होती हैं बेटा, चमकीली होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, मैम सबसे ज्यादा चमकदार धातु कौन सी होगी, तो तुम क्या बताओगे बेटा, सिल्वर यानी कि चांदी, और क्या बताओगे बेटा, गोल्ड यानी कि क्या बताओगे, सोना। सोना और चांदी की अगर मैं बात करती हूँ, इनमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है बेटा, चमक पाई जाती है ना। दोनों में से भी सबसे ज्यादा किसमें, चांदी में चमक पाई जाती है। हमारे घरों में जो ज्वेलरीज होती हैं सोने की चांदी की, भैया पुश्तैनी है, खानदानी है, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, पता नहीं कब से चली आ रही है। लेकिन तुम कभी देखना, अगर हमारी मम्मा लोग कभी भी उसको पहनती हैं, मम्मा यही कहती हैं अरे इसे पॉलिश कराना है, सो मम्मी चांदी को पॉलिश करा देती हैं, गोल्ड को पॉलिश कराती हैं, देन वो वापस पहले जैसे शाइन करने लगते हैं। दोनों में से भी सबसे ज्यादा शाइन करता है सिल्वर, बिल्कुल न्यू जैसा हो जाता है। ओके,
सो ये इसकी प्रॉपर्टी, पेपर में क्वेश्चन आता है, बता देना चांदी में क्या होती है, चमक होती है सबसे ज्यादा। ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, बिल्कुल। ये ताप पर विद्युत, ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। मैम ये कौन सी बात हुई, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल। जो मेटल्स है ना वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही क्या होते हैं बेटा, सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। सो ये ताप तथा विद्युत की कैसी होती हैं बेटा, अच्छी चालक होती हैं, यानी कि बेटा इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक और पॉइंट है ना, अगर तुमसे पूछेंगे सबसे ज्यादा ऊष्मा और विद्युत को लेकर प्रवाहित करने वाले उस मेटल का नाम क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे भैया, सिल्वर होगा, यानी कि बेटा क्या बोलोगे, चांदी इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर पे और तुम क्या बोलोगे, तो भैया सेकंड नंबर पे तुम बोल दोगे कॉपर, यानी कि तांबा। एंड थर्ड नंबर पे बेटा तुम क्या बोल दोगे, सो तुम बोल दोगे एल्यूमिनियम। बट बात ऐसी है कि ना ही हम खाना पकाने के बर्तनों में सिल्वर का यूज करते हैं और ना ही हम हमारे घरों के इलेक्ट्रिक वायर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हम सिल्वर का यूज करते हैं। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा, बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है भैया, ये बहुत महंगा आता है। सिल्वर तो हाईली एक्सपेंसिव है, हम नहीं कर सकते इसका यूज। सो हम किसका करते हैं, कॉपर, जरूरत पड़ने पर एल्यूमिनियम। सो हमारे यहाँ मतलब ये सीक्वेंस है, ध्यान रखना। और ये ताप यानी ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं भैया, अच्छे चालक होते हैं। धातुएं ना बेटा डक्टाइल होती हैं भैया, तन्य होती हैं, क्योंकि धातुओं में एक अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि भैया आसानी से इसे थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो धातुओं का पतले से तार में परिवर्तित होने का वो गुण ही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाती है। पर सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिनमें तन्यता की शक्ति कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्लियर, जिनमें तन्यता कैसी होती है, ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होगी, तो तुम क्या बताओगे बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर बताओगे। क्या बताओगे, गोल्ड एंड सिल्वर बताओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा तन्य, क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कंपैरिजन टू अदर मेटल, दूसरे धातुओं की तुलना में, ठीक है भैया। ये आघात वर्धनीय होती है, इनको हथौड़े से, हैमर से मारने, ठोकने, पीटने पर पतली सी चादर में बदलने की भी क्या होता है, गुण। और अगेन बेस्ट, इसका एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर होगा। सबसे ज्यादा तन्य धातु गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु तब भी सोना और चांदी। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है भैया, साउंड सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सॉलिड सरफेस से टकराने पर ये एक साउंड भी प्रोड्यूस करती है। सो इनमें प्रतिध्वनि भी होती है। ओके चलो भाई, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होती है। रीजन है क्योंकि बेटा जो मेटल होते हैं ना, मेटल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जनरली कैसे होते हैं बेटा, ठोस होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं बच्चे, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है भैया जो लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। एक ऐसी धातु है बेटा जो कि द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। सो ऐसा कौन सा मेटल है, या फिर बेटा ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो फिर तुम आंसर क्या दे दोगे, मरकरी, यानी कि क्या बता दोगे बेटा, पारा बता दोगे। मरकरी यानी कि पारा, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला एक मेटल। इसी के साथ सुनो कि जो मेटल होते हैं ना बेटा, जो मेटल होते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है कि भैया ये होते हैं हार्ड, यानी कि मेटल कैसे होते हैं बच्चे, कठोर होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे आप सभी, और वो क्या ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, एक्सेप्शन। एक चीज और, ये भी क्या है बेटा, एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद है। और ये भी क्या है बेटा, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, क्योंकि मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि भाई कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हार्ड नहीं है, कठोर नहीं है। और बेटा वो कौन से होते हैं, सो वो होते हैं जैसे कि हो गए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। भैया ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ना बेटा कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इन्हें क्या किया जाता है, आसानी से चाकू से बेटा काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से
चाकू से काटे जा सकने के कारण ही ये कैसे होते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, है ना। इवन ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें हम क्या बोले कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। भैया एयर से रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ, एसिड के साथ, सबके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना कि जो धातुएं हैं इनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च हाई होता है, लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं जैसे गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो तुम्हें पता होने चाहिए, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिए। नाउ अच्छा, अधातु की इतनी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, कुछ मैं ऐड करवा रही हूँ। पहली बात तो निम्न गुणों में से प्राय कुछ को ये सभी कुछ को या सभी को ये प्रदर्शित करती है। मैं समझाती हूँ क्या है इसका मतलब। पहली बात तो ये सही कहा है कि विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही क्या होती है भैया, बुरी चालक होती हैं। मेटल जितना अच्छे होते हैं ना हर चीज में, नॉन मेटल्स बेटा उतने ही बुरे होते हैं हर चीज में। सो मैंने क्या बोला कि चाहे मैं हीट की बात करूं या फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, दोनों को लेकर कैसी होती हैं बेटा ये, सो दोनों को लेकर ये क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं, यानी कि क्या होती हैं बेटा, ये बुरी चालक होती हैं। इनमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। बट अगर आप केमिस्ट्री पढ़ो और आपको एक्सेप्शन ही ना मिले, सो भैया वो तो हो ही नहीं सकता है। आपको अपवाद ना मिले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद में क्या होगा, तो सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा एक डायमंड होता है, यानी कि हीरा हो गया, और दूसरा मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, ग्रेफाइट, है ना। दोनों ही इसके क्या है बेटा, एक्सेप्शन, अपवाद है, क्योंकि हीरा जो है ना, अधातु होते हुए भी ऊष्मा का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि क्या होता है, सुचालक है। और ये एक अधातु होते हुए भी, इसके बारे में बात करें तो ये विद्युत का क्या होता है बेटा, सुचालक होता है। क्लियर, ये विद्युत का क्या होता है बच्चे, सो ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक होता है। ये दो एक्सेप्शन को ध्यान रखना इस पॉइंट के लिए ये है। नेक्स्ट आ जाओ, ये चमकीली नहीं होंगी, प्रतिध्वनिपूर्ण साउंड भी प्रोवाइड नहीं करती हैं, सॉलिड सरफेस से टकराने पर ये क्वालिटी भी नहीं होगी, और आघात वर्धनीयता भी नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ ये कैसे होते हैं बेटा, भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, सो भैया जो नॉन मेटल्स है ना बेटा, ये भंगुर होते हैं, यानी कि इनमें टूट कर बिखरने का गुण होता है। किसी भी सॉलिड सरफेस से मारने पर, किसी भी सॉलिड सरफेस से, मतलब किसी भी मान लो कि मैंने हैमर लिया, हथौड़ा, और मेरे पास एक ग्रेफाइट की शीट है, और उसे जैसे ही मैं हथौड़े से मारूंगी भाई छतिर पितर हो जाएगी। सो ये टूटकर बिखरने का गुण ही क्या कहलाता है, भंगुरता। ये मेटल में नहीं होता है। मेटल तो तन्ने हैं, आघात वर्धनीय उनमें नहीं होगा, बल्कि किस में होता है बेटा, नॉन मेटल में ये होता है। ठीक है, इसी के साथ भैया इनमें चमक भी नहीं पाई जाती है। एक बात का और ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल है ना, उनमें चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका एक क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। इसका क्या है, एक अपवाद है, और वो क्या है, आयोडीन। भैया नॉन मेटल होने के बावजूद भी बेटा इसमें क्या पाई जाती है, एक अलग सी चमक पाई जाती है, यानी कि ये कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये सारे पॉइंट्स हमने जान लिए हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ये सब हो गए, ब्रोमीन हो गया। एक्चुअली में क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं भैया, ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तीनों ही अवस्था में होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल कौन सा है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सो फिर तुम आंसर क्या दोगे बेटा, ब्रोमीन दोगे, है ना। ये सभी नॉन मेटल के ही एग्जाम्पल है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम उपधातु बोलते हैं, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसे भी जानो, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या टोटल 118 है। इनमें से 92 कैसे हो बेटा, तो ये मानव निर्मित होते हैं, अधिकतर ठोस होते हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होंगे, और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होगा, यानी कि अपनी द्रव अवस्था में होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स की तरफ। अब हम एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से ज्यादा तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। अरे भाई, अगर मैं तुमसे H2O की बात कर दूं या मैं CO2 की बात कर दूं, तो तुम मुझे बताओ कि ये किससे मिलकर बना है। भैया ये मिलकर बना है हाइड्रोजन
और किससे मिलकर बना है? सो ये मिलकर बना है ऑक्सीजन। ये किससे मिलकर बना है? कार्बन। और ये किससे मिलकर बना है? सो ये मिलकर बना है बेटा ऑक्सीजन। अब बात आती है कि सबके बीच का रेशो, एटम्स भी फिक्स है भैया। H2O वाटर एक कंपाउंड तब बनेगा, है ना, पानी का कंपाउंड या मॉलिक्यूल तब बनेगा, या ये कंपाउंड तब होगा जब हाइड्रोजन के कितने एटम हो? 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम हो? 2। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? जब कार्बन एक एटम के साथ हो और ऑक्सीजन 2 एटम के साथ हो। ठीक है, सो ये पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दी है? एक्सप्लेन कर दी है। चलो एक और एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, एक और एक्टिविटी को जानते हैं। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम क्या करना है? लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर और 1 चीनी मिट्टी की प्याली में दें। ठीक है ना। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाना है ग्रुप ए में, और ग्रुप 2 में आपको लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर तो मिलाना है। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म भी करना है, और अब ज्वाला को हटा दें और मिश्रण को ठंडा होने के लिए क्या कर दें? छोड़ दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करनी है। किसके गुण की? मैग्नेटिक इफेक्ट की जांच को या प्रॉपर्टी की जांच करनी है, और सामग्री के निकट एक चुंबक को लेकर आना है, मैग्नेट लेके आना है। जांच करें कि क्या सामग्री जो है वो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित करती है क्या। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की भी तुलना कीजिए, और बेटा प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाइए और इसे अच्छी तरह से मिलाकर क्या कर लीजिए? छान लीजिए, और प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक एसिड या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको मिला लो। और इस क्रियाकलाप के लिए आप खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे बिना किसी टीचर की हेल्प के। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग करके दोहराइए, और जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, अवलोकन है, उसको नोट करिए। तो देखो, क्या दोनों समूहों, अब उत्तर भी देना है, अब इसको लेकर उत्तर देना है, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? पहला। दूसरा, किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा? विद्यमान है। दूसरा हो गया। तीसरा, क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम अलग अलग करने में सक्षम है? और क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है, या फिर बेटा ये कैसी है? अलग अलग है। तो हर एक क्वेश्चन का अब मैं आपको यहाँ पर आंसर देने जा रही हूँ। दोनों समूहों से बेटा प्राप्त सामग्री दिखने में एक समान नहीं होगी। इसी के साथ समूह 1 प्राप्त द्वारा सामग्री में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी जैसे ही हम मैग्नेट पास में लेकर आते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और क्वेश्चन, पृथक करने वाली बात। सो बेटा यहाँ से हम इसे अलग कर सकते हैं, मतलब केवल समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री के अवयवी घटकों को क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, दोनों समूहों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर बेटा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों ही स्थितियों में क्या होगा बेटा? गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बच्चे? गैस जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होगी, गैस यहाँ पर क्या होगी? उत्पन्न होगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस और नो, हाँ या नो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। और पता है फिर क्या होगा? तो देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस तो प्राप्त हो रही है जो कि रंगहीन और गंधहीन होगी, जबकि अगर हम तनु गंधक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी जो कि रंगहीन होगी, लेकिन इसकी गंध जो है भैया वो सड़े हुए अंडे के जैसी आती है। इसे स्टार कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ओके, मिश्रण और यौगिक में भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। भैया मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। ये केवल एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर देते हैं, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहाँ पर एक यौगिक का ही निर्माण हो जाता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन नए पदार्थ का संगठन हमेशा कैसा होता है? स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों पर निर्भर होता है, जिस चीज से वो मिलकर बन रहा है, लेकिन नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से कैसे
होते हैं भिन्न यानी कि अलग होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही बेटा क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। दैट्स इट। अब बात आती है बिल्कुल लास्ट वाली कहानी की तरफ, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही पूरा लिख के पढ़ा दिया था। मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में पूरा लिख के पढ़ाया था ना, बस वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पदार्थ की अगर मैं बात करती हूँ भैया, ये ठोस, द्रव्य, गैसीय अवस्था में होते हैं। शुद्ध पदार्थ यहाँ लिखा है और अशुद्ध यहाँ है, क्योंकि पदार्थ दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन प्योर, सेकंड कैसा होता है, इम्प्योर होता है। प्योर में हमें तत्व और यौगिक पढ़ने होते हैं, इम्प्योर में हमें समांगी विषमांगी मिश्रण पढ़ना होता है। बहुत कम शब्दों में ये चार्ट लिखा है, जैसा मैंने तुम्हें समझाया था। ये सरल पदार्थों में डिवाइड हो नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सबसे ज्यादा सरलतम रूप में होते हैं। और यौगिक नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं अपने सिंपल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर मैं H2O की बात करती हूँ भैया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो मिलकर बना है, सो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, समांगी बोले तो बेटा जिनका समान कॉम्पोजिशन हो, इक्वली कॉम्पोजिशन हो। यहाँ पे जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन सल्फाइड में सल्फर, जल और अल्कोहल का सॉल्यूशन, ये सब समान संगठन से मिलकर बने हैं, इसीलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में असमान संगठन है। बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। बेटा जितना NCERT में एग्जाम्पल दिए ना, वो सब तो तुम रट ही लेना, वो सब तो तुम अच्छे से समझ ही लेना। सो आज के लिए इतना ही भाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास 9 का सेकंड नंबर का चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, जो मैं अब यहाँ पर करने जा रही हूँ फिनिश। सब मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। और कैसा लगा आज का सेशन, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इसी के साथ कहीं पर कोई भी डाउट हो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। सो भैया सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और यस प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।